आपको इसी टीम का पार्ट मानते हैं। क्यों- क्योंकि ये टीम के साथ हम लोगों ने इतना इतने सालों से इतना क्लोजली काम किया है। और एक एक फीलिंग ऑफ फैमिली है। उस फैमिली को मैं कैसे बताऊं कि कितना हम लोग एंजॉय करते हैं। हम लोगों की मुलाकात हिंदुस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान के बाहर हुई, हमेशा एमवे के ट्रिप्स पे पहले, और उसके बाद फिर धीरे धीरे एक एसोसिएशन बनी। चाहे वो वीरेंद्र जी और प्रतिभा जी हों, दिनेश जी, उषा जी हों, आरपी जी, चंद्रा जी हों, ये लीडरशिप जो है, और हम इस लीडरशिप का एक्साइटमेंट को देखते हैं और इनके इस कमिटमेंट को देखते हैं जो ये अपनी टीम के लिए लेते हैं। आई एम रियली सॉरी, मैंने दिनेश जी बोला, डॉक्टर दिनेश जी। अभी पता चला कि आपकी सेरेमनी की फोटोग्राफ्स देखने को मिली, क्या शानदार एक और बढ़िया एक से ऐसे एक्साइटिंग, ऐसे ज़बरदस्त लीडरशिप, वाकई में, यकीनन। और मैं आज आपसे जब बात करने वाला हूं, आज हम लोग के यहाँ जो आप क्यूएस के बारे में भी चर्चा कर रहे थे, आज लखनऊ के अंदर क्यूएस की मीटिंग थी। तो बहुत ही पावरफुल सेशन था, जिसके अंदर कंपनी के विजन, कंपनी का कमिटमेंट, और कंपनी की एक कह सकते हैं एक फ्यूचर को लेकर, इंडिया के फ्यूचर को लेकर के जो एक सोच है, उसको देख करके वाकई में बार बार महसूस होता है कि यस, हमें शायद हम उतने बड़े फ्यूचर को भी देख नहीं पा रहे जितना बड़ा फ्यूचर कंपनी देख रही है। और हमारे से एक्सपेक्टेशन उनकी एक पार्टनरशिप की है कि हम भी उसी विजन को शेयर कर सकें, उस विजन को पार्टनरशिप के साथ मिल करके अचीव कर सकें। तो वो बार बार कह सकते हैं, जब जब इस तरह की मीटिंग्स, ऐसे फोरम्स में जाने को मिलता है, अभी अभी एक फोरम और है, हम बहुत एक्साइटेड हैं, अभी आपके लीडर से फिर से मिलने का मौका मिलने वाला है फुकेट में और बैंकॉक में। 2 साल के गैप के बाद एमवे का ट्रिप स्टार्ट हो रही है। और अभी कोई बात कर रहे थे ईडी की, और उसकी किसी को एक चैट बॉक्स में बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जब जब 70 साल कंपनी ने 100 देशों में काम किया है, तो और सारी चीज़ें कह सकते हैं एक लीगल वे में और चीज़ों के साथ में करने की कोशिश की है, हमेशा इंटेंशन हमेशा सही रहा है। और सारी चीज़ें चल रही हैं, हमारी मीटिंग्स चल रही हैं, प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ट्रिप्स हो रहे हैं। तो एमवे कैपेबल है, वो सारे अपने जो चैलेंजेस उनके सामने आते हैं, ऑफिशियल अनऑफिशियल, वो उसको हैंडल करेंगे। हमारा काम अपने बिजनेस को हैंडल करना है, अपनी टीम को हैंडल करना है, अपने सपनों को हैंडल करना है। मैं आज आपसे 3 पार्ट में बात करूंगा। एक पार्ट जो है, फर्स्ट, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टोरी थोड़ी आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं इस बिजनेस में कैसे आया, और मेरी थोड़ी कहानी आपके साथ बांटूंगा। थोड़ी सी बातचीत थोड़े फ्यूचर को लेकर के, A70 को लेकर के करेंगे। और लास्ट में 2 4 5 मिनट अगर मौका मिलेगा तो कुछ आपके साथ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल होंगे तो उसके बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सारे लोगों में से कि जो भी लोग सीरियस हों, फोकस्ड हों और कर सकते हों, तो प्लीज़ अपना कैमरा ऑन करें, ताकि हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो आपको भी देख सकें। और जितने भी लोग कैमरा ऑन करके इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, मैं उनके लिए अपनी तरफ से एक जोरदार मतलब उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर मेकिंग मी फील कि हम जूम पे नहीं, हम लाइव आपके साथ बात कर रहे हैं। और आपके आपके रिएक्शंस को जब हम सामने सामने देखते हैं, तो वो चीज़ एक अलग ही इसके अंदर आती है। तो मैं थोड़ी सी अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ पहले। मेरा नाम नितेश दीक्षित है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। और इस बिज़नेस के अंदर जब मैंने बिज़नेस प्लान देखा था, तो मेरी उम्र 19 साल की थी और मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा था। और उस समय तक मैंने कभी अपनी लाइफ में बिज़नेस करने के बारे में सोचा नहीं था। और अपनी कह सकते हैं कि क्लास का एक इंट्रोवर्ट स्टूडेंट था, तो कभी क्लास के सामने भी खड़े होकर के मैंने बात नहीं करी थी। मैं अपने टीचर से क्वेश्चन ही पूछता था कि कहीं वो मुझसे कुछ पलट के ना पूछ लें। तो बहुत ही, मैं कह सकते हैं कि इस बिजनेस के लिए जैसे सोचा जाता है, या मैं सोचता था कि बिजनेस करने के लिए कुछ ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो लोगों से बढ़ के बात करें, जो ज़्यादा बात करने वाले लोग हों, तेज लोग हों, चालू लोग हों। तो वो कैटेगरी में मैं खुद ही फिट नहीं होता था। फिर मैंने बिजनेस किया क्यों, तो मैं अपनी पॉकेट मनी के लिए कुछ खोज रहा था। क्योंकि जब मैं क्लास 10th में पढ़ता था, तो हमारी लाइफ में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने हमारी पूरी लाइफ को चेंज करके रख दिया। और वो क्या ऐसा इवेंट था कि मेरे फादर एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, एक मंडी परिषद में। तो एक होली की छुट्टियों में वो जब घर आ रहे थे, तो एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। और मैं उस समय क्लास 10th में था।
5 भाई बहन थे, उसमें भाइयों में सबसे बड़ा था। मुझसे बड़ी एक सिस्टर थी, हमारी मदर एक सिंपल हाउसवाइफ थी। और मेरे फादर की डेथ के पहले की जो कहानी थी वो बहुत डिफरेंट थी, उस हमारी लाइफ बहुत डिफरेंट थी। हमें जो चाहिए होता था वो मिल जाता था। हमारे पास दो दो घर थे, दो दो गाड़ियां थी, एक सरकारी गाड़ी थी, एक अपनी गाड़ी थी। और कुछ भी चाहिए होता था। मुझे देहरादून याद है, मैं एक बार देहरादून गया था, आया था छोटे में उनके, जब चूंकि तब वो दोनों एक थे, यूपी उत्तराखंड एक था, तो उनके उसके अंदर भी कह सकते हैं उनकी साइट में जो है। तो एक बार मैं घूमने आया था, तो वहां पर जब उनसे मिलने घूमने के लिए आया था, तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह थे उन्होंने मुझको कुछ भी, मतलब जब जो कुछ भी सोचा वो सब खरीद वरीद करके मतलब पहुंचा दिया था। तो मेरे लिए देहरादून का एक्सपीरियंस बहुत गजब का था, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो वहां से मुझे मैं खरीद के आया था। तो पर उसके बाद उनकी डेथ के 3 महीने 6 महीने गुजरने के बाद वो सारी लाइफ चेंज हो गई। और दो तीन बातें बहुत, बहुत बेसिक चीजें समझ में आई। पहली बात, में पैसा, इनकम, आमदनी, ये इम्पोर्टेंट होती है जब हम होते हैं, और हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। हम लोग, काफी लोग सोचते भी हैं उसके बारे में, लेकिन ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है जब हम नहीं होते। क्योंकि हमारे पीछे हमारी एक फैमिली होती है, और उसको एक हम एक लाइफस्टाइल दे रखी होती है जिसकी उनको आदत हो चुकी होती है। और अगर हम कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं कि हमारे जाते ही वो सारी चीजें एकदम से क्रैश हो जाएं, तो फिर वो उनके लिए बड़ा दिक्कत होती है। तो ये मुझे उनके जाने के बाद समझ में आया था कि यार लाइफ में पैसा के साथ साथ स्टेबिलिटी, एक सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो जो कि सिर्फ हमारी पर्सनल उसके ऊपर डिपेंडेंस ना हो। और मुझे इस प्लान के अंदर एक अच्छी चीज़ ये लगी थी कि ये बिजनेस सिस्टम बेस्ड अगर आप बिल्ड करते हैं, सस्टेनेबल बेस्ड बिल्ड करते हैं, तो जो इनकम है, जैसे उसके मैं बताऊंगा एक एग्जांपल, उसका रियल लाइफ एग्जांपल आपसे शेयर करूंगा। तो ये चीज एक तो समझ में आई। दूसरी चीज ये समझ में आई थी कि पहले काफी अपने फादर के फ्रेंड्स के ऊपर काफी डिपेंडेंसी थी। फिर एक चीज समझ में दूसरी आ गई। मेरी आवाज आ रही क्लियर? ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू। तो यस यस। पहली तो था कि उम्मीद, उम्मीद जो है वो दूसरों से रखते थे। फिर समझ में आया कि यार उम्मीद अगर करनी है तो अपने आप से रखनी है। भरोसा अपने आप पे रखना है और चीजें होंगी। तो उसी उसी दरमियान ये बिजनेस प्लान आया। बीकॉम फर्स्ट ईयर में पॉकेट मनी सोच रहा था कि खुद की पॉकेट मनी अगर खुद अर्न कर लेंगे तो काम चलेगा बढ़िया, अपना खर्चा मांगना नहीं पड़ेगा। तो मैंने बिजनेस देखा और बिजनेस देखने करने का डिसीजन लिया। चैलेंज एक था, बड़ा चैलेंज ये था कि जो बताया आपको, लोगों से बात करना, ये करना वो करना। बुलाया था मुझे मीटिंग देखने के लिए, प्लान देखने के लिए, मिस्टर मदन लाल जी ने। मदन लाल जी एक एलडीए इंजीनियर थे, और इस बिजनेस के अंदर बहुत मतलब शिद्दत से लगे हुए थे। उनकी लाइफ में कुछ, उनकी जॉब में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे कि उनको खुद का कुछ क्रिएट करना था। वो अपनी खुद का कुछ बिजनेस करना चाहते थे। और वो बिजनेस करना तो चाहते थे, लेकिन हम करना चाहते हैं इसका मतलब होगा ऐसा नहीं होता। तो काफी कोशिश कर रहे थे और मेहनत कर रहे थे, बट रिजल्ट नहीं मिल रहा था कोई। और एक दिन बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, और उनकी वाइफ ने उनसे कहा कि ऐसा करो तो आप नितेश को बुलाते हो। तो उन्होंने एक दिन मुझको फोन किया और उन्होंने मुझसे कहा कि शाम को क्या कर रहे हो? मैंने कहा बताइए। बोले कि एक एड्रेस नोट करो, वहां आ जाना। और मैं एड्रेस नोट करके वहां पहुंच गया। एक किसी का घर था, उनके ड्राइंग रूम में बैठा था। तो मदन लाल जी ऑफिस से थोड़ा लेट हो रहे थे। उन्होंने वहां पे फोन किया कि एक मेरे गेस्ट आने वाले हैं। मैं वहां बैठा हुआ था, लेकिन उन्होंने कह दिया उन लोगों ने कि भाई गेस्ट तो आपके कोई नहीं आए। तो उन्होंने मेरे घर पे फोन किया। मेरी मदर ने बताया कि यार वो तो चले गए, जहाँ आपने बुलाया था वहीं वहीं गया है। तो वो बड़ा परेशान हुए, यार कहाँ चला गया। और जब वो भागते दौड़ते किसी तरह पहुंचे, हाफते हुए, और फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई था, 2 महीने से बिजनेस के अंदर बहुत भाग दौड़ करके कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और जब आए, उन्होंने कहा अरे मेरे गेस्ट आए हैं, मेरे प्रोस्पेक्ट आए हैं। तो उन्होंने कहा प्रोस्पेक्ट तो नहीं है, आपका लड़का बैठा हुआ है वहां पे। मैं पतला दुबला सा 19 साल की उम्र, बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट वहां बैठा हुआ था। उन्होंने कहा यार यही तो मेरे प्रोस्पेक्ट है। वो लोग उनको पकड़ के दूसरे कमरे में ले गए। बोले किसको लेकर के चले आए आप? ये तो कोई स्टूडेंट दिखाई दे रहा है। मदन लाल जी भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, कह रहे अब कोई मिल नहीं रहा आज की डेट में, जो मिल रहा है आज उसी से काम चलाओ। मैं इसलिए ये बात आपको बता रहा हूँ कि जब मैं बिजनेस के अंदर आया था तो एक क्या एक्सपेक्टेशन थी, और
पर इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी बात है, और मैं मदन लाल जी से मैंने कहा सर मैं सब कुछ तो कर सकता हूँ, लोगों से बात नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा, मुझसे मिलवाना, मैं बात करूंगा। और उनकी इस बात को सच मान करके मैं बिजनेस के अंदर आ गया। आज क्यूएस की मीटिंग सुन के सोच रहा था कि बहुत सारी बातें हम लोगों ने शुरू में ऐसी ऐसी करी हैं बिजनेस में, फिर गलतियां करके पहुंच गए यहाँ तक। अब समझ में आता है कि बहुत कुछ चीजें हैं। तो मदन लाल जी ने कहा और हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बिजनेस में तो आ गए, और बिजनेस में आ गए थे कुछ अपने दोस्तों की वजह से। कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जिनके साथ कुछ भी करते थे, कभी भी कहीं भी जाना होता था, रात में सुबह। मतलब ऐसा था कि अगर हम उनसे जाके कहें कि चल के चलो कुएं में कूदते हैं, तो मुझे उम्मीद थी, मुझे विश्वास था कि वो मेरे साथ कुएं में कूद जाएंगे। तो मैंने सोचा कि ये तो बिजनेस है, 6-7 दोस्त हैं, कुएं में नहीं कूदना है, बिजनेस करना है, उनसे बात कर लेंगे, वो करेंगे, हम लोग का काम चल जाएगा, पॉकेट मनी आ जाएगी। और सारे दोस्तों में एक खास दोस्त होता है, मतलब फ्रेंड्स ग्रुप में एक होता है आपका। तो सबसे पहले मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को बताया, मैंने कहा सबसे पहले इसको बताऊं, ये स्कीम इसकी समझ में आ जाएगी तो काम हो जाएगा। मैंने तो उसको समझाया है बिजनेस, बट उसकी समझ में नहीं आया। और मजेदार बात क्या है कि उसके आया, मेरे भी पीछे पड़ गया है। पूछ रहा था कि सर ये फ्रेंड्स लोग समझते कि नहीं समझते, कि वो हमको बहुत अच्छे से समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार ये क्या कर पाएंगे। तो उसने तो खैर एक तरफ तो नहीं किया, दूसरा मुझको भी समझाने लगा, मुझको भी मना करने लगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दूसरे फ्रेंड से बात करते हैं। दूसरे से बात करने जाने के पहले उसने दूसरे को समझा से बात करने से पहले दोनों ने मिलकर तीसरे को समझा दिया। और अल्टीमेटली 5 हमारे मेरे अगेंस्ट हो गए, और कोई भी बिजनेस के अंदर आया नहीं। और करने लगे से कहूँ कि अ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ आपके सामने इस बिजनेस में इतने सालों के बाद। क्यों बैठा हूँ? क्योंकि उन्होंने सिर्फ मुझे मना नहीं किया, उन्होंने मेरा मजाक भी उड़ाया। और सिर्फ मजाक नहीं उड़ाया, इतना मजाक उड़ाया, इतना मजाक उड़ाया, इतना मजाक उड़ाया कि ये मुझको बिजनेस करना ही। उन्होंने इस हद तक मुझे पहुंचा दिया, उस पॉइंट तक पहुंचा दिया कि जहां पर कि मेरे पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने इतना कर दिया कि मुझे लगा कि यार अब तो करके दिखाना ही पड़ेगा, कुछ तो दिखा सही साबित करना ही पड़ेगा अपने। तो वो एक तो एमवे बिजनेस स्टार्ट तो किया था जस्ट एक पॉकेट मनी के लिए, लेकिन डिसीजन जो था वो हमारे दोस्तों ने करा दिया पक्का। क्योंकि लौटने का कोई रास्ता नहीं था, पूछ पूछ के, छेड़ छेड़ के उन्होंने ऐसा कर दिया कि यार करना पड़ेगा, आपको छोड़ो ये सब, करने का बिजनेस करते हैं। अब बिजनेस करते हैं तो कैसे करें? दोस्त चले गए। तो ये हुआ कि मदन लाल जी से बात की, मदन लाल जी का भी फादर के फ्रेंड से बात करो, फादर के ऑफिस में लोगों से बात करो, अपने पड़ोसियों से बात करो। तो सारे लोग मोस्टली इंजीनियर्स थे, और मैं उनके पास जाता था, बिजनेस के बारे में थोड़ा 2-4-5 मिनट बात करता था, उनको बताता था एमवे क्या है और उनको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। 5-7 मिनट की मेरी बातचीत के बाद करीब आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 1.5, 2, 2.5, 3 घंटा वो मुझको समझाते थे कि मुझको ये बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए। और गलत नहीं समझाते थे, वो मुझसे कहते थे तुम्हारे फादर की नौकरी तुम्हें मिल सकती है, इंजीनियरिंग कर लो, तुम्हें सर नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारी लाइफ सेट है, तुम घर में सबसे बड़े, तुम कहीं इधर उधर भटक गए तो तुम्हारे फैमिली का, तुम्हारे भाइयों का क्या होगा, वो सब फिर। और ये सब सुन करके मुझे भी ऐसा ना हो कि मेरा मतलब एक इतन, इतनी सीरियस टॉक 2-2.5 घंटे सुनने के बाद, पर अच्छा काम मैंने किया, मैं वापस अपने अपलाइन मदन लाल जी के पास जाता था, उनसे बात करता था। वो मुझे समझाते थे, वो कहते थे यार देखो मैं भी इंजीनियर हूँ, मैं करके मेरे 20 साल नौकरी की बिजनेस कर रहा हूँ, तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम पहले से कर सकते हो। मैं कौन सा कह रहा हूँ कह रहा हूँ तुम अपनी नौकरी छोड़ दो, हमारा जो खाली टाइम इधर उधर वेस्ट करते हो उस टाइम को। तो मुझे उनकी बात समझ में आती थी, कहते हैं यार पढ़ाई करते रहो साथ में, और करो, तो चले चल करते हैं। बट चैलेंज क्या हो रहा था? चैलेंज ये हो रहा था कि रिजल्ट नहीं मिल रहा था। मदन लाल जी से पूछा यार रिजल्ट नहीं मिलता सर क्या करें? तो वो कहते थे यार देखो तुम्हारी सबसे बड़ी कमी क्या है, तुम पॉस्चर नहीं है तुम्हारे पास। मैंने कहा पॉस्चर सर क्या होता है? कह रहे पॉस्चर का मतलब होता है एक भाव भाव, एक बात करने का तरीका, कि आप जब किसी से बात करें तो आपके अंदर वो क्या कह सकते हैं, ऐसा होना चाहिए, आप बिजनेस दिखा रहे हो, उनसे बात ऐसे करो जैसे उनसे पार्टनरशिप करने वाले हो, उनको कुछ देने। आप तो ऐसे बात करते हो जैसे कुछ
ले रहे हो, कुछ मांगने जा रहे हो उनसे। तो मैं कहता था सर एक बात बताइए, अगर एक बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और एक सीए के सामने बैठेगा, तो मांगता वही तो लगेगा उससे, तो कैसे चेंज कर सकते हैं इसको। तो उन्होंने मुझे काफ़ी समझाते थे कि ऐसे कर लो, ऐसे बात करो, ऐसे करो। मैं बड़ा, मुझे चैलेंज आता था। मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ कि मेरी बिजनेस का टर्निंग पॉइंट कैसे स्टार्ट, कैसे हुआ, इनिशिएट कैसे हुआ। काफ़ी कोशिश करने के बाद फ्रेंड्स चले गए, अंकल चले गए, नेबर्स चले गए, कोई नहीं आ रहा था, तो कैसे करा। एक दिन बैठे बैठे सोचा यार क्यों नहीं बिजनेस को वहां लेकर के जाए जहां से बिजनेस आया है। बिजनेस कहाँ से था? मदन लाल जी से। मदन लाल जी को हम कैसे जानते थे? जब मेरे फादर की डेथ हुई, फादर की ऑफिस में पेंशन नहीं थी, तो हम लोगों के पास दो घर थे, दो बड़े बड़े घर मैंने बताया, तो हमने उसके टुकड़े किए उस घर के, और उस घर के टुकड़े करके उसको किराए पे उठा दिया था। तो मदन लाल जी को हम जानते थे क्योंकि वो हमारे यहाँ किराएदार थे। और मदन लाल जी जो ये पॉस्चर वाली बात कहते थे, तो क्या होता था कि मेरे घर में मदर मेरी बहुत सिंपल हाउसवाइफ थी। बीइंग अ मकान मालिक, हमारी दो कंसर्न थी। एक तो भैया हमारा किराया हमको टाइम से मिल जाए, और दूसरा कहीं हमारा मकान कब्जा ना हो जाए। तो हम, कोई भी आता था तो उसका एक सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू जैसा करते थे कि भैया आप क्या करते हैं, क्या कहाँ रहते हैं, कैसे, सब सॉर्ट ऑफ। तो वहाँ थोड़ा पॉस्चर भी ठीक था। तो एक दिन हमारे किराएदार थे अभय सिंह जी। अभय सिंह जी हमारे घर पे किराए देने के लिए आए हुए थे, दोपहर में बैठे, तो मुझे एकदम से क्लिक किया यार। मैंने कहा किराएदार से मिला है, किराएदार को ही दिखाते हैं वापस। तो मैंने उनसे फिर सेम मदन लाल जी वाली टेक्निक यूज करी, और उनसे पूछा, मैंने कहा कि आज शाम को आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बताइए। तो मैंने कहा एक एड्रेस नोट कर लीजिए, 7 बजे वहां पहुंच जाइए। तो उन्होंने भी मुझसे कुछ पूछा नहीं, उन्होंने, वो भी 7 बजे वहां पहुंच गए। वहां मदन लाल जी ने बिजनेस प्लान दिखा दिया। अगले दिन उन्होंने मुझे बुला के पैसे दे दिए, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गया, मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया है, इजी लगा काफी, बिजनेस में आ गए। तो मैंने, हमारे दूसरे किराएदार थे अजीत सिंह, उनको बिजनेस प्लान ले गए, अब मदन लाल जी के पास दिखाया। उनकी भी समझ में आ गया, उन्होंने कहा यार मैं थोड़ा, 1-2 महीना लगेगा, मैं अपना कुछ सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ, उसको बेच के बिजनेस करूंगा। मैंने कहा ठीक है। और वाकई उन्होंने 1-2 महीने बाद पैसे दिए, कर लिया। और ऐसा नहीं है अबे जी, आज की डेट मैं एक खास बात बताता हूँ, मकान बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। क्यों मकान वाले के लिए बढ़िया? क्योंकि अगर आपका किराएदार एमवे करता है, एमवे का कमीशन एकदम टाइम पे आता है, 4 तारीख को अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है ना। तो आपको किराया तो आपका टाइम से आना है। किराएदार के लिए सबसे बड़ा जो सपना है उसका ना, वो उसका खुद का मकान है। क्योंकि कोई किसी और के मकान में, किसी और की शर्तों पे, किसी और के टाइमिंग पे, किसी और के हिसाब किताब से रहना बहुत मुश्किल होता है। कि भैया इतने बजे तक पानी आएगा, इतने बजे तक आएगा, ज्यादा मेहमान क्यों घर पे आते हैं, इतनी जोर से बच्चा क्यों रोता है, सॉर्ट ऑफ इस तरह कंडीशंस लग जाती हैं। तो वो किराएदार का सबसे पहला सपना होता है अपना घर खरीदना। तो उसको इतना जब पैसा कमवा देंगे आप, तो वो अपना घर खरीदेगा, और घर खरीदेगा तो आपका घर का जो होता है कि मकान खाली कर लिया जाए। और जब मकान खाली हो जाएगा, तब क्या होगा? मुझे पता है, आप स्मार्ट लोग हैं। नया किराएदार आएगा, नया बिजनेस आएगा। और यकीन मानिए, मैंने बिजनेस ये स्टार्ट किया था, तो उस समय वो रेंट, एक जस्ट एक मतलब एक ये था कि एक रास्ता था कि हम मेंटेन कर। बट ये बिजनेस आने के बाद वो रेंटल, एक बिजनेस को आगे बढ़ाया। आज भी मुझे रेंटल इनकम बहुत, काफी रेंटल इनकम पे हम फोकस भी करते हैं। और जब भी कोई नया किराया आता है, एक्साइटमेंट हमारा इसलिए बढ़ जाता है कि वाह, प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी लीजिए, रेंट पे उठा दीजिए, किराएदार आ जाएगा, उसको बिजनेस समझाइए। तो ये बिजनेस ऐसे आगे बढ़ गया, और आगे तो बढ़ गया। खास बात आपको और बताता हूँ, जो बोलने और जिस डर की वजह से बिजनेस नहीं करना चाह रहा था, अभी इसको दूर कर दिया। क्या कर दिया अभी? आरपी सिंह जी कह रहे थे आपसे नए लोगों से मिलने की बात कर रहे थे। एक मिलना है सबसे बड़ा, बड़ा सबसे बड़ा फियर लोगों ने देखा था। लाल जी ने कहा था इस महीने 9% कर लो,
तो मैं स्टेज पे खड़ा कर देंगे, स्टेज पे जाने को मिलेगा। मैंने कहा सर मैं तो 9% करूंगा ही नहीं। ना इसलिए नहीं, स्टेज पे नहीं जाना है मुझे। लोगों में खड़ा होना, बोलना मेरे लिए नेगेटिव, मतलब रेड फ्लैग्स थे मेरे लिए। तो पर ये बिजनेस है, इसकी खूबसूरती है कि इसमें आप कुछ अकेले से बात करने की सोच रहा था। अकेले आप जब अपने साथ हो, अपनी खुद में हो, तो कितना। तो कई बार लोग कहते हैं अरे मैं अकेले बोर हो गया। अरे अकेले कैसे है, जब आप खुद की कंपनी के को एंजॉय करने लगेंगे तो लोग आपकी कंपनी को एंजॉय करने लगेंगे। जैसे, तो लोग आपके साथ खुश रहने लगेंगे। जब आप खुद के साथ आपकी रिलेशनशिप सेट हो जाएगी तो सबके साथ आपकी रिलेशनशिप सेट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें मुझे बिजनेस में आने के बाद समझ में आई। तो एक घटना आपको बताता हूँ जिस जो टेक ऑफ पॉइंट था मेरा बिजनेस का। बिजनेस स्टार्ट कर दिया एक इच्छा की वजह से, डीसों की वजह से। इस बिजनेस कह सकते हैं रोल ऑन करने लगे वर्किंग की वजह से। बट टेक ऑफ कैसे हुआ? अब टेक ऑफ कर क्यों नहीं पा रहे थे? क्योंकि इसलिए नहीं हो पा रहा, मुझसे नहीं बात करना चाहते थे, बिजनेस अपने हाथ में नहीं लेना चाह रहे थे। मतलब हमारा अजीत जी ने इस बिजनेस को जो अम्ब्रेला, जब उन्होंने बिजनेस किया तो उनके बड़े ब्रदर गोरखपुर में रहते थे, जितेंद्र प्रताप सिंह। तो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो एक मीटिंग रखी गई गोरखपुर के अंदर। और गोरखपुर में मीटिंग सक्सेसफुल रही, धीरे धीरे बिजनेस गोरखपुर होने लगा, तो हमारा गोरखपुर आना जाना स्टार्ट हो गया। और गोरखपुर में मेरा काम ऐसा था कि मैं मदन लाल जी से टाइम लेता था। मदन लाल जी कहते थे यार ऐसा है, मान लीजिए नवंबर का महीना है, चलो मैं थर्ड संडे आ जाऊंगा गोरखपुर। तो मैं फ्राइडे थर्सडे गोरखपुर चला जाता था। 2 दिन जाके लोगों से खूब मिलता था, कि मदन लाल जी के बारे में बताता था, एमबे के बारे में बताता था, संडे को मीटिंग है, यहाँ पे मीटिंग आइएगा। ऐसे 20 25 50 लोगों से मिलता था। कुछ लोग उसमें से मीटिंग में आते थे, वहां पर प्लान दिखाया जाता था, और जो उसमें से इंटरेस्टेड होते थे वो बिजनेस स्टार्ट कर देते थे। हम उनका फॉलोअप करके ज्वाइनिंग करा के मंडे या ट्यूसडे लौट आते थे। तो ऐसे ही एक फ्राइडे को मैं वहां सुबह सुबह पहुंचा। प्लान मैं नहीं दिखाता था ना, लोगों से ज्यादा, मतलब एक इनिशियल बातचीत करके मदन लाल जी से मिलाने तक का काम मुझे आता था। और एक बार जब मैं वहां पे गया तो सुबह सुबह ट्रेन से उतर के पहुंचा, एक मेरे डिस्ट्रीब्यूटर में लेने के लिए आए थे स्टेशन के ऊपर, और कहे कि सर आज बहुत बहुत बढ़िया दिन है। मैंने कहा बढ़िया दिन है? कह रहे हैं हाँ सर, आज एक बहुत सक्सेसफुल आदमी गोरखपुर के, उन्होंने आज टाइम दिया है बिजनेस समझने के लिए। अच्छा, मैं इंट्रोवर्ट तो था ही। मैं 2 तरह के लोगों से बहुत डरता था, बहुत ज्यादा डरता था। पहले तरह के लोग डॉक्टर्स, और दूसरे तरह के लोग पुलिस वाले। तो एक तो लोगों से डरना, उसमें 2 कैटेगरी से खासकर बहुत ज्यादा डरना। और फिर उन्होंने जब आके बोला कि उन्होंने प्लान देखने का टाइम दिया, तो मैंने तुरंत ही उनको संभाला। मैंने कहा देखिए, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, हम लोग चलेंगे, उनसे मिलेंगे, प्लान परसों दिखाया जाएगा, आज तो हम लोग जस्ट एक इंट्रो इंट्रो मीटिंग करेंगे। अरे कह रहे सर बहुत बिजी हैं, बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है, 20 25 मिनट का टाइम भी निकालना बहुत मुश्किल है, आज दिया है, आज ही चल के प्लान समझा देते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते, मदन लाल जी आएंगे वो समझाएंगे। मेरे दिमाग में क्या था, मैं एक स्टूडेंट मानता था अपने आप को, मेरा माइंडसेट एक स्टूडेंट माइंडसेट था। और मैं ये सोचता था कि यार मैं एक बीइंग ए स्टूडेंट किसी को समझाऊंगा तो उसकी समझ में नहीं आने वाला, लाल जी समझाएंगे। तो ये मैं थॉट प्रोसेस ऑपरेट करता था। तो मैं मतलब उसको समझा रहा था, नहीं उन होते नहीं थे, तो पीसीओ लेकर गया उनको, लाल जी के ऑफिस पे फोन मिलाया। मैंने कहा सर इनको जरा समझाइए, ये कह रहे हैं कि यार मुझको प्लान दिखाने के लिए। अब मदन लाल जी जो है, उन्होंने मुझको कहा यार नितेश एक मिनट रुको, मेरे ऑफिस से कुछ काम आ गया है, और मैं तो बेटा संडे को आ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं काम करूँ जाके प्लान समझा दूँ। अब जब मदन लाल जी ने कहा कि मैं आ नहीं पा रहा हूँ, तो मुझको वो मतलब बहुत बहुत मतलब ऐसा लगा जैसे कि मुझे बॉर्डर पे भेज के और पीछे से सप्लाई रोक दी गई, ऐसा ऐसा महसूस हुआ। मैंने कहा अरे सर आप संडे को नहीं आएंगे? खैर, तो फिर कैसे होगा, क्या होगा? तब कह रहे कोई बात नहीं। तो मैंने कहा इनको समझाइए। तो ये बोले कि यार इनको क्या समझाया, तुम जाओ और वो उनसे मिलके प्लान समझा दो। तो मैंने कहा सर मैं कैसे प्लान समझा दूं? कह रहे हैं कि मैं उनको स्टूडेंट होकर के प्लान समझाऊंगा। कह रहे हैं यार नितेश, तुम एक स्टूडेंट नहीं हो, एक बिजनेसमैन हो, बिजनेस कर रहे हो, और बिजनेस कर रहे हो, तुम्हें प्लान भी इतनी बार सुन चुके हो, तुम समझा ले जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है, ये है, वो है। मैंने कहा अरे सर, और बाकी में वो माने नहीं लेंगे। सर ने कहते कहते कि स्टूडेंट नहीं हो बिजनेसमैन है, तो थोड़ी देर के लिए मेरे माइंड में क्या हुआ, वो स्टूडेंट जो बैठा हुआ था वो खड़ा हो गया थोड़ी देर के लिए।
और वहां पर एक बिजनेसमैन बैठ गया 1 मिनट के लिए। और जैसे ही वो बैठा, मैंने कहा अच्छा ठीक है सर, मैं जाता हूँ, पर कोई जिम्मेदारी नहीं मेरी, रिजल्ट। करे जाओ यार, बहुत अच्छा होगा ये वो करके उन्होंने कहा। मैं भी जोश में आ गया, मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। तो मैंने फोन रखा, मैंने उनसे कहा कि भाई चलो, क्या करते हैं वो सक्सेसफुल आदमी। तो उन्होंने बोला, बम गिराया मेरे ऊपर। उन्होंने कहा वो डॉक्टर है। और जब बोला डॉक्टर है, तो मेरे हाथ पैर फिर ढीले होने लगे। तब तक वो बोले कि यार वो गोरखपुर शहर के सबसे बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट है। मैंने कहा यार देखो, मुझे उनके बारे में कुछ भी मत बताओ। मैं चल रहा हूँ के बाहर लेके, बहुत भयंकर भीड़ लगी हुई थी। इतनी भीड़ मतलब लग रहा था कोई सरकारी अस्पताल हो। मैं खुश हो गया, मैंने कहा यार इनके पास टाइम कहाँ है प्लान देखने का। और जब मैं वहां गया उस हॉस्पिटल के बाहर, वो अंदर गए आए ऐसे टहलते हुए, तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, बिजी है ना डॉक्टर साहब, अगली बार ना, कोई बात नहीं, नो इश्यूज। कह रहे नहीं नहीं, वो फ्री हो रहे हैं। और वाकई में उन्होंने 2 मिनट बाद बुला लिया हमको। और जब बुला लिया, तो मैं पहुंच गया उनके अंदर। तो भैया, भीड़ भाड़ को उन्होंने थोड़ा सा वो किया, पेशेंट के स्टूल पे मुझको बैठाया, सामने वो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे। उन्होंने मुझसे पूछा कितनी देर लगेगी आपको। तो मैंने कहा मुझे 10 मिनट लग जाए बहुत है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। उन्होंने घंटी बजा के कंपाउंडर बुलाया, उसको कहा कि यार 10-15 मिनट तक किसी को आने मत देना अंदर, जरा कुछ बात हो रही है जरूरी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मुझे लगा, बैठा कर उन्हीं के प्रिस्क्रिप्शन पैड को, उन्हीं का पेन लेकर के उन्हीं को प्लान समझाया, पता नहीं क्या समझाया, 10 मिनट में समझा दिया। क्या समझाया मुझे खुद भी नहीं पता। बट उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि यार कितने पैसे बताए आपने बिजनेस। उस समय बिजनेस स्टार्ट करने के, आज अनलाइक टुडे, 4,200 रुपये लगते थे उस समय। और जब मैंने उनको बताया कि 4,200 रुपये से रजिस्ट्रेशन होती है, तो उन्होंने फिर से घंटी बजाई। फिर वो कंपाउंडर आया, उसको बोला यार कैश की ड्रॉर से इनको 4,200 निकाल के ला के दे दो। वो गया, वो 4,200 रुपये निकाल के लेके आया। उसने मुझको 4,200 रुपये दे दिए। मैंने वो 4,200 रुपये ले करके गिने, गिन के उसको जेब में रख लिए। जेब में रख करके मैं अब ये सोच रहा हूँ कि यार ये 4,200 रुपये इन्होंने मुझे दिए हैं, क्या सच में दिए हैं, नंबर वन। दिए हैं तो क्यों दिए हैं, क्या इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है क्या। फिर मैंने सोचा यार इन्होंने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया। मैंने कहा ये मुझे देख करके तो बिजनेस करा नहीं होगा इन्होंने। मैंने कहा जरूर इस प्लान को देख करके ही ये बिजनेस किया इन्होंने। मैंने कहा अगर ये प्लान देख करके ये सक्सेसफुल डॉक्टर, इतना बिजी डॉक्टर, इस बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन ले सकता है, तब तो मैं ये प्लान दिखा के दुनिया में किसी को भी ये डिसीजन करा सकता हूँ। मैंने दिमाग के बल्ब जल गया मेरा उस दिन। मुझे लगा यार ये तो बहुत पावरफुल चीज़ है। मुझे, मैं क्यों बेकार अपने आप को इसका बीच में, मतलब पूरी कहानी पूरी स्टोरी में मैं अपने आप को क्यों बीच में लेकर के आ रहा था हमेशा। मैं एक स्टूडेंट हूँ। और मैंने एक किताब पढ़ी भी, द माउंटेन इज यू। वो किताब वाकई में बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। उसमें मतलब वाकई में कहा है कि पहाड़ जो है आपके रास्ते का, पहाड़ आप ही हैं जिसको आपको चढ़ना है। और मुझे लगा, उस महसूस हुआ कि यार शायद मैं वाकई में अपनी माइंडसेट की वजह से, अपने सोच की वजह से, अपनी शॉर्टकमिंग की वजह से, अपने थॉट प्रोसेस की वजह से। अभी मैं एक मीटिंग कर रहा था गोरखपुर में, तो कुछ बात हुई, एक लीडर थे उनसे डिस्कशन हुआ। उनसे पूछा हमने कि भाई आप लोगों से बात क्यों नहीं करते। कह रहे मुझे बात इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि कहीं वो मुझे मना ना कर दे। तो मैंने कहा मना ना कर दे इसलिए आप बात ही नहीं करते हैं, बात करेंगे तब तो पता चलेगा हम, मना करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा। अगर मना कर देगा तो मुझे गुस्सा बहुत आ जाएगा, मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि गुस्सा आ जाएगा, ईगो हर्ट हो जाएगा, मना कर दे, ये सब तो सारी बातें तो मेरे मन में हो रही हैं, और इसीलिए मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। पहले जब बात करेंगे तब तो पता। मैंने कहा दूसरी बात यह है कि भाई बात करेंगे, वो मना करेगा, तो उसमें आपको गुस्सा होने और आपका ईगो हर्ट होने की बात क्यों हो रही है। भाई किसी को बिजनेस करना है या नहीं करना है, ये उसका डिसीजन। अब आरपी सिंह जी आए मेरे घर पे, मैं उनसे पूछूं कि सर चाय पियेंगे, वो कहे नहीं मैं चाय नहीं पीता। तो क्या मुझे नाराज हो जाऊंगा, मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा कि अरे वो मैंने उनको चाय पूछी और चाय उन्होंने मना कर दी। अरे उनको चाय नहीं पीनी थी, उन्होंने मना कर दी। किसी को बिजनेस नहीं करना है, मना। मेरे दोस्तों को बिजनेस नहीं चाहिए था, उनके साथ ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि उनको पॉकेट मनी चाहिए हो। मेरे दोस्तों के साथ ऐसा सिचुएशन नहीं थी कि उनको लाइफ का अपना कंट्रोल खुद लेना हो। उनके पास उनके फादर थे उस समय, उनके लिए प्रोवाइडर्स थे। उनके लिए लाइफ में दूसरी चीजें प्रायोरिटी थी, मेरी लाइफ की प्रायोरिटी दूसरी थी। तो मैं ये इतना क्यों सोच रहा था। मैंने कहा यार माउंटेन, सही बात है, द माउंटेन इज यू। तो अपने, जब ये सोचा और ये आया कॉन्फिडेंस, तो मैंने फिर प्लान दिखाना शुरू किया, सबको दिखाना शुरू किया, बात करना शुरू किया। और मैंने
वाकई में ये पाया? मेरा एक क्वेश्चन रिप्लाई कर सकते हैं कि आपके हिसाब से फेलियर क्या है? व्हाट इज फेलियर फॉर यू? आप फेलियर से को क्या समझते हैं? है ना, फेलियर क्या होता है? क्या कोई? एक सेकंड जी, मैं दिख नहीं रहा, एक मिनट। थैंक यू, थैंक यू सो मच। कोई लिखेगा? हार मान लेना, फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, नॉट ट्राइंग वन मोर टाइम, नॉट रियल वर्क, खुद से हार मान लेना, वन स्टेप फॉरवर्ड टू सक्सेस, फियर, लर्निंग अपॉर्चुनिटी, नॉट सक्सेसफुल, जो ट्राई नहीं करे, फेलियर व्हेन वी स्टॉप वर्क। है ना? बहुत, चलिए वेरी गुड जो भी लोगों ने जवाब दिए। मैं जैसे फेलियर को अगर आप एक बात समझ जाएंगे, इस बात को, रेडी फॉर नेक्स्ट, वेरी गुड। तो फेलियर से यही चीज समझनी है, यही कॉन्सेप्ट समझना है कि फेलियर, व्हाट इज फेलियर। अगर आप सोच करके देखिए, तो माइकल जॉर्डन जो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल प्लेयर माना जाता है, सक्सेसफुल प्लेयर माना जाता है, बिकॉज क्यों? क्योंकि जो, मतलब बिलियनर प्लेयर बनने वाला पहला, जिसके जूते का ब्रांड सक्सेस स्टोरी बन गया, जिसकी जूते के, मतलब उसकी कहानी के ऊपर मूवी बन गई, जूते के ऊपर मूवी बन गई। और वो बंदा, जो बंदा जिसको हाई स्कूल में टीम में नहीं लिया गया, हाई स्कूल में बास्केटबॉल की टीम में उसको लिया नहीं गया, और उसने, उसका ये कहना था कि मैंने पता नहीं कितने सारे शॉट्स छोड़े, और वो शॉट्स, इतने सारे शॉट्स छोड़े, इतने सारे मेन पॉइंट पे, कई बार हुआ कि उसको मेन पॉइंट पे दिया गया और वो नहीं उस समय परफॉर्म कर पाया। ऐसे बहुत सारी, कर्नल सैंडर्स, केएफसी का 1009 बार उन्होंने जाकर के लोगों से ना सुना। और फेलियर इज द फादर ऑफ सक्सेस। शम्स जी ने कहीं पुरानी याद ताजा करा दी कहीं। ठीक है, फादर ऑफ सक्सेस, है ना, सफलता के पिताजी हैं फेलियर। क्यों? क्योंकि जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि ये फेलियर जो है, ये फेलियर कोई रुकावट नहीं है, ये फेलियर एक मौका है सीखने का, ये एक फेलियर एक मौका है आगे बढ़ने का। और जितने ज्यादा ये मौके हमको मिलेंगे, उतनी ज्यादा हम पॉलिश होंगे। मैं आज आपसे इस बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूं, और मैंने 19 साल की उम्र में बीकॉम फर्स्ट ईयर के टाइम पे सबसे ज्यादा लोगों से, उस सबसे पहले जब बात करी होगी, आपको क्या लगता है आज ज्यादा अच्छी तरह से बात करी होगी कि तब ज्यादा अच्छी तरह से बात करता रहूं? जाहिर सी बात है कि आज अच्छे से बात कर रहा हूं। तो सबसे खराब तरीके से बात कब करता हूँ? शायद शायद शुरुआत में। और जब शुरुआत में बात करता था, तो सबसे ज्यादा खराब रिजल्ट मुझे कब एक्सपेक्ट करने चाहिए? शुरुआत में। पर होता क्या है कि हम अपना सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं इनिशियल डेज में, और सबसे बेस्ट रिजल्ट चाह रहे होते हैं। अगर हम ये समझ जाएं कि यार हर रिजल्ट, मेरे पास प्लस पॉइंट ये था कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। एक कहानी है कि एक बार दो बच्चे तबला सीखने के लिए एक टीचर के पास जाते हैं, और टीचर से पूछते हैं कि सर, तबला सीखना है, कितने दिन में सिखा देंगे? तो पहला टीचर उनसे पूछता है कि आपको तबले के बारे में कुछ आता है? तो पहला बच्चा कहता है, बेटा, सर मुझे कुछ नहीं आता है। तो कहता है, हम तुम्हें 3 महीने में सिखा देंगे। दूसरा बच्चा, वो कहता है कि मुझे थोड़ा बहुत तबला आता है। तो कहता है, तुमको सीखने में 6 महीना लगेगा। कह रहा है, सर इसको कुछ नहीं आता है, इसको 3 महीना, और मुझे आता है तो मुझको 6 महीना। कहता है, 3 महीना लगेगा तुमको, जो आता है वो तुमको भुलाने के अंदर, और 3 महीना फिर सिखाने के, इसलिए 6 महीना तुमको लगे। तो कई बार हमको सफलता के लिए वी नीड टू अनलर्न, रीलर्न, लर्न। और यहां पर क्या था कि, तो मेरे पास क्या था कि मेरे पास कोई था नहीं एक्सपीरियंस, तो मैं अपनी अपलाइन से पूछता था, मैंने ऐसे किया, क्या गलत किया, यहां पर मुझे क्या कह सकता था मैं, ये क्यों नहीं मुझे सफलता मिली? तो और वो मुझे बताते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे करके ट्राई करके देखो, वैसे नहीं, वैसे ट्राई करके देखो। और इस फाइन ट्यूनिंग करते करते सफलता मिलने लगी। जब आप एक कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बट ऐसा नहीं है कि आप गलत चीज प्रैक्टिस परफेक्ट बन जाओगे, आप गलत चीज करने में परफेक्ट हो सकते हो। आपको परफेक्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी आपको सही चीज, आपको फाइन ट्यून करना है, प्रैक्टिस करना है, तो हर बार बेटर कर करके, इंप्रूव करके करना है।
कि मैंने यहाँ पर ऐसे कर सकता था, ये प्रोडक्ट के बारे में ऐसे बात कर सकता था, ये प्रोडक्ट के बारे में ऐसे बात कर सकता था, ये इसके बारे में ऐसे कर सकता था, ये उसने बोला तो ये कह सकता था, ये उन्होंने कहा तो ये कह सकता था, है ना। तो हम किस तरह से अपने आप को सीख रहे हैं, और हमारे पास सीखने के लिए बहुत सारे मौके हैं। आपके अपलाइन की इस तरह की मीटिंग्स हैं, आपकी अपलाइन की एसोसिएशन है, आपको बहुत सारी बुक्स हैं, पॉडकास्ट हैं, जहाँ पे आप सुन करके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, इन सारी चीज़ों को सीखने के बाद जब हम फील्ड में जा करके प्रैक्टिस करते हैं, जब फील्ड में उतरते हैं, लोगों से बात करते हैं, जिसके लिए आपको आरपी सिंह जी इनकरेज कर रहे थे कि जाइए मिलिए नए लोगों से। जब आप नए लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं, तब आपको समझ में आता है यार क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या लोगों के ईगो होते हैं, कैसे लोग रिएक्ट करते हैं, है ना, क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए। तो ग्रेजुअली क्या हुआ, बिजनेस उस तरह से करा, प्लान दिखाया, सफलता मिली, सीखा। बीकॉम फर्स्ट ईयर में बिजनेस स्टार्ट किया था 2,500 रुपये की इनकम के लिए, 6 महीने लगे पहला चेक आने में, लेकिन 14 महीने के अंदर इस बिजनेस के अंदर सिल्वर क्वालिफाई कर लिया था। बीकॉम सेकेंड ईयर के अंदर गोल्ड हो गए थे, पहली कार खरीद ली थी। फाइनल ईयर आते आते एमरल्ड हो गए थे, फाइनल ईयर कंप्लीट होते होते फाउंडर्स एमरल्ड हो गए थे। और एमबीए किया उसके बाद, जिस साल एमबीए हुआ उसके बाद डायमंडशिप हो गई। और उसके बाद हमारी शादी हुई, अंकिता हमारे साथ आई, और हम दोनों मिलकर के इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब इस बिजनेस के अंदर 27 साल हो गए, बट 27 साल के अंदर आज, मतलब अभी इस समय जो एक्साइटमेंट लगता है बिजनेस को लेकर के, वो अभी तक का सबसे ज़्यादा लगता है। इसलिए मतलब महसूस होता है कि बेस्ट टाइम इज येट टू, अभी आने वाला है मौका। और जो जो एनर्जी है, जो माहौल है, जो एसोसिएशन है, वो वाकई लगातार बहुत पॉजिटिव और चीज़ें समझती है चली आती है। 27 साल इंडिया में हो गए एमवे के, 3 साल में एमवे के 30 साल पूरे हो जाएंगे। 3 साल में एमवे के 30 साल इंडिया में पूरे हो जाएंगे। 31 साल में, मतलब 2028 में ये पूरे होंगे, 2029 में एमवे के 70 साल पूरे हो जाएंगे। अगर एक कंपनी 70 साल और 30 साल पूरे करने वाली है, तो जाहिर सी बात है वो कुछ जबरदस्त प्लानिंग अपने सेलिब्रेशन की कर रही है, जबरदस्त प्लानिंग उसके लिए चल रहा है। एमवे एक ऐसा बिजनेस है जहां पे लोगों के सपने पूरे करा के ही आपके सपने पूरे होते हैं। तो एमवे के, अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी क्या है, हमारे पास एक अवसर ऐसा है कि अगर हम ये इस कह सकते हैं इस बहाव में हम अपनी नाव में भी चप्पू चला दें साथ के साथ में, तो हमको क्या होगा, हम विद द विंड चलेंगे, तो हम ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। हमारे लिए उस मोमेंटम का फायदा उठाना आवश्यक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर पैसे की बात करूं, अगर मैं एक नया डिस्ट्रीब्यूटर होकर के 100 पीवी का रिटेल करता, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता। क्यों? थोड़ा रिटेल प्रॉफिट मिलता। लेकिन आज की डेट में अगर मैं एक नया डिस्ट्रीब्यूटर हूं और 100 पीवी का रिटेल करता हूं, तो साल के 20,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाता हूं प्लान के अलावा, एसएसआई से। तो आप सोच के देखिए, ये 20,000 रुपये किस बात के हैं, ये 20,000 रुपये इस बात के कि आप उस आपकी टाइमिंग की वजह से, वो एडवांटेज है आपके पास। मैं 9% अचीव करता, तो 9% का पैसा मिलता। आप 9% अचीव करते हैं सही स्ट्रक्चर के साथ, तो आप बीएफआई पाते हैं। बीएफआई में आपको एडिशनल आपकी इनकम का परसेंटेज एडिशनल मिलता है। अगर हम उसको कंसिस्टेंट करते हैं 6 महीने, तो हमें 20,000, और फिर 6 महीने करते हैं तो 40,000, यानी 60,000 रुपये आपको एडिशनल मिलते हैं। अगर आप बीबीआई करते हैं तो आपको 40 और 80, 1,20,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, प्लस जो एक्स्ट्रा बोनस परसेंटेज कमीशन का मिलता है वो अलग मिलता है। आप सिल्वर एंड अबव करते हैं, पीजीजीआई, एफजीजीआई, ऐसे करके आप 40-45% तक एडिशनल अपनी साल भर की इनकम बढ़ा सकते हैं। सोच के देखिए। तो ये सब क्यों है, ये सब इसलिए है कि ये टाइमिंग जो है वो बड़ी सही है। हम, तो अगर मैंने इस बात को समझ लिया कि इस बिजनेस के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं एक छोटी सी शेयर करता हूं आपके साथ, देखता हूं। एक छोटा सा पॉइंट शेयर करना है। अ, ये मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? यस यस, दिख रही है। तो मैं
मैं आपसे बस अगले 3 साल, 3.5 साल, 5 साल की बात करें, अगर A70 का जो सेलिब्रेशन होगा, उस सेलिब्रेशन का जो मजा असली मिलेगा वो तो डायमंड शिप करने पे मिलेगा, क्योंकि अगर आप उस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मिनिमम डायमंड क्वालिफिकेशन करनी पड़ती है। तो बट अब वो सफलता, उस बड़ी सफलता के लिए कुछ छोटे छोटे कदम अगर लिए जाएं, आज हमारे पास टाइम है, अगर हम उस छोटे छोटे कदम लेकर के चलें, तो क्या है कि हमारे लिए चीजें बड़ी आसान हो सकती हैं। तो जरा इन छोटे कदम की वैल्यू को समझते हैं। हमें नॉर्मल जो लोग काम कर रहे हैं उनसे थोड़ा एक एक्स्ट्रा माइल चलना है, यानी अगर लोग 10 माइल दौड़ रहे हैं, हम 1 माइल एक्स्ट्रा दौड़ सकते हैं क्या? एक बहुत सिंपल सी फॉलो फिलॉसफी है कि रोज के छोटे कंसिस्टेंट डेली एक्शंस जो है, मतलब एक एग्जांपल हेल्थ के लिए लेते हैं। अगर हेल्थ ठीक रखनी है, एक्सरसाइज करनी है। अगर मैं मान लीजिए एक दिन जाऊं और 100 पुशअप लगा दूं, और फिर महीने भर के लिए गायब हो जाऊं, फिर आऊं 200 पुशअप लगा दूं, फिर 2 महीने के लिए गायब हो जाऊं, क्या मेरी बॉडी बिल्डिंग हो सकेगी? अगर मैं एक पेड़, एक बीज लगाऊं, उसको एक दिन खूब सारा पानी दे दूं, खूब धूप दे दूं, फिर महीने भर के लिए गायब हो जाऊं, फिर उसको 2 महीने बाद आऊं, पानी दे दूं, खाद डालूं, फिर भूल जाऊं उसको, क्या वो पेड़ लग सकता है? क्या वो बॉडी बन सकती है? सेम उसी तरह से एमवे बिजनेस है। ये एमवे बिजनेस ये नहीं कहता कि आप 24 घंटे इसमें लगा दो, लेकिन अगर आप जो थोड़ा सा भी समय इसके अंदर कर रहे हो, अगर वो आप कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर उसके अंदर छोटा छोटा एक्शन रेगुलर बेसिस के ऊपर करोगे, तो आपको वो रिजल्ट दिखाई देगा। और दूसरी खास बात है कि ये एक्शन करते समय सबसे बड़ी बात है कि अपनी आदतें और अपना माइंडसेट, ये दो चीजें मेरे हाथ में हैं। तो हमको वो अपनी छोटी छोटी आदत, मतलब छोटी, कोई बात कोई कह रहा है उसको हम कैसे ले रहे हैं, मेरा रिएक्शन क्या है, वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कर रहे हैं, वो डिसिप्लिन हैबिट के साथ कर रहे हैं, और रोज की चॉइसेस अपनी, आप अपनी अच्छी हेल्थ के बारे में सोचते हो, आपके पास हर हर समय आप अच्छी हेल्थ के बारे में सोच रहे हो, आप अपनी वेल्थ के बारे में सोच रहे हो, आप आपकी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो। आपके सामने लाइफ में चॉइसेस हैं, रोज हैं, हर वक्त है। आपके सामने एक चाय आती है, आपके सामने एक कोल्ड ड्रिंक आता है, आपके सामने पानी आता है, आप क्या पीते हो? आपके सामने एक मीठा आता है, आपके सामने एक प्रोसेस फूड आता है, आपके सामने एक फल आता है, आप क्या सोचते हो, क्या खाते हो? आपके पास कह सकते हैं, आपके पास एक पैसा बचाने का ऑप्शन आता है, आपके पास एक पैसा खर्चा करने का ऑप्शन आता है। एक आपको, आप पैसा खर्च सेव करते हो अपनी लाइफ को सही करने के लिए, एक तरफ आप खर्चा करते हो दूसरों को दिखाने के लिए। चॉइस आपकी है। आपके पास एक बुरा विचार आता है, आपके पास एक अच्छा विचार आता है, आप किसको लेते हो? शाम का वक्त है, आपके दोस्त का फोन आता है, भाई पार्टी पे आ जाओ, आपके अपलाइन का फोन आता है, भाई मीटिंग में आ जाओ। चॉइस है आपके पास, आप क्या करना चाहते हो? आप रोज ऐसी रेगुलर बहुत सारी चॉइसेस हैं हमारे पास, हम किस, वो हर दिन हम कौन सी चॉइस कर रहे हैं, वो हमारी हैबिट क्या है, वो हमारा माइंडसेट क्या है, वो सब चीजों से ये निकल करके आता है कि हम किधर जा रहे हैं। और इसके लिए एक बात और समझनी पड़ेगी आपको। हमने इस बिजनेस में आके कंपाउंडिंग की पावर का को समझा है कि व्हाट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसे आपने कहानी सुनी है कि एक राजा के पास एक आदमी जाता है, कहता है भाई शतरंज के ऊपर मुझे रख करके आप दे दो, पहले पहले खाने पे 1 दाना चावल का, दूसरे खाने पे 2 दाना, तीसरे पे 4 दाना, 16 दाना, 32 दाना। कहता है यार दे देंगे। और फिर क्या होता है, 32, 64, 1000, ऐसे करते करते पूरा खजाना खाली हो जाता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो सेम वो चीज, वो कंपाउंडिंग की ताकत आपको तब मिलती है जब आप रोज की आपकी कॉल, रोज का आपका एक प्रोडक्ट शेयर, रोज आपके कस्टमर की तरफ फोकस, रोज आपका टीम को संभालने का एक वो, ये जब रेगुलर बेसिस पे आप कर रहे होते हैं और टीम को समझा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, तो एक टाइम आता है जब ये आप इस कंपाउंडिंग की ताकत को मैंने आपको क्या बताया, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, 6 महीने लग गए पहला चेक आने में। मैं अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। एक मधुमक्खी, एक मधुमक्खी अपनी पूरी जीवन काल में 1/12 ऑफ अ टी स्पून, एक टी स्पून का 1/12 शहद बना पाती है। एक मधुमक्खी अपने जीवन काल में 1 टीस्पून का 1/12, मतलब 5 ml का 1/12 शहद बना पाती है। बट एक कॉलोनी ऑफ मधुमक्खी 5 किलो शहद बना देती है।
फर्क क्या है? एक की पावर, मैंने किया 6 महीने, चेक आने में 6 महीने लगे अकेले। और मैंने आपको क्या बताया, बीकॉम सेकेंड ईयर आते आते 14वें महीने में सिल्वर क्वालिफाई। कैसे किया सिल्वर क्वालिफाई? क्योंकि हम कर रहे थे, टीम में लोग कर रहे थे, वो मोमेंटम वो कंपाउंड होकर के आने लगा। आप किसी को आज बता रहे हैं, किसी एक का असेसमेंट कर रहे हैं, दूसरे को सिखा रहे हैं, तीसरे का असेसमेंट कर रहे हैं, चौथे को सिखा रहे हैं। एक समय आएगा आपकी टीम में 100 असेसमेंट हो रहे होंगे। आज एक प्रोडक्ट मूव हो रहा है, 100 मूव हो रहे होंगे, 1000 होने लगेंगे। तब वो मोमेंटम आप महसूस कर पाएंगे। तो सफलता कब मिलती है? जब छोटे छोटे पॉजिटिव एक्शन रेगुलर किए जाते हैं, समय एक लंबे समय तक। और असफलता कब मिलती है? जब छोटी छोटी चीजों को हम इग्नोर मारते हैं, एक मीटिंग मिस करते हैं, एक ट्रेनिंग मिस करते हैं, एक शाम को कॉन्टैक्टिंग का मौका छोड़ देते हैं, और यही रेगुलर करते रहते हैं, तो वही हमारे साथ ये करते हैं। तो हमको क्या करना है कि हमें ये समझना है कि छोटे और छोटा छोटा इंप्रूवमेंट अपने अंदर रोज, कि भैया मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ, अपना ड्रेस कोड कैसे बेटर कर सकता हूँ, अपना माइंडसेट कैसे बेटर कर सकता हूँ, अपनी बातचीत कैसे बेटर कर सकता हूँ, प्रेजेंटेशन। मैंने आपसे कहा कैमरा ऑन कर लीजिए, क्या है, छोटा सा सुधार आपने किया, कैमरा ऑन किया। अब कैमरा ऑन किया, आपने कहा यार, देखा कि मेरे चेहरे पे लाइट वेट अच्छे से नहीं पड़ रही है, लो मैं थोड़ा ऐसी जगह बैठता हूँ जहाँ पे मेरे फेस पे लाइट अच्छे से पड़े, तो मैं ज्यादा प्रेजेंटेबल लगूंगा। मैं ऐसी जगह बैठूं जहां कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। मैं ऐसी जगह बैठूं जहां मैं कुछ बैठ के आराम से नोट्स बना सकूं, मेरा माइंडसेट अच्छे से रहे। जैसे मैं अपने बच्चे को, अगर मेरे बच्चे को पढ़ना हो जूम मीटिंग के ऊपर, रोज ऑनलाइन क्लास करनी हो, तो मैं उसको उस समय डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं उसको फोकस कराऊंगा, मैं उसके लिए टेबल चेयर सेट करूंगा। तो मैं अपने बिजनेस के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं अपने घर में बोल सकता हूँ कि यार इस समय मेरी मीटिंग चल रही है, मुझे थोड़ा डिस्टर्ब मत करना, मैं थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा समझ रहा हूँ, मैं थोड़े नोट्स बना रहा हूँ। तो और एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी के साथ काम करना, ये सोच करके काम करना कि यार रिजल्ट इज कमिंग पॉजिटिव। ये 70 के लिए काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा ना, वो लीडर ने कहा, मैं लोगों से बात करता हूं तो बात ही नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि वो मना कर देगा, मुझे गुस्सा आ जाएगा। ये क्या है? ये नेगेटिव एक्सपेक्टेंसी है, कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं कि यार वो तो मना कर देगा, तो मैं बात ही नहीं करूंगा। और जब मैं ये सोच रहा हूं कि भैया मैं उसको कुछ शेयर करूंगा, उसका कुछ फायदा हो सकता है, उसकी कुछ हेल्थ अच्छी हो सकती है, उसको एक अपॉर्चुनिटी दे सकता हूं। एक डेक्स्टेगर का एक कोट है, मुझे बहुत पसंद है। वो ये कहते हैं कि अगर आपका कोई दोस्त गरीब है, तो उसकी गरीबी के जिम्मेदार आप हैं। आप जाइए और जाके उसको एमवे का प्लान दिखाइए। अब वो प्लान देखता है और बिजनेस करने से मना कर देता है, मुबारक हो। अब वो अपनी गरीबी के जिम्मेदार खुद है। आप उसकी गरीबी के जिम्मेदार तब तक हैं जब तक कि आपने उससे शेयर नहीं किया। आपके शेयर करने के बाद ये पावर उसके पास चलेगी, जिम्मेदारी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो गई। तो आपका काम है कि भैया मैं अपना काम करूं, बताऊं लोगों को, वो करेंगे या नहीं करेंगे मेरे हाथ में नहीं है। तो मुझे अपनी सक्सेस पे विश्वास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भैया मैं जा रहा हूं लोगों से मिलने, और मैं लोगों से मिलने जा रहा हूं ये सोच के नहीं जा रहा हूं कि मेरे बिजनेस में आएंगे, ये सोच के जा रहा हूं कि मैं उनको कुछ अच्छी बात बताऊंगा, शायद उनकी समझ में आ जाए, शायद उनकी समझ में आ जाए। तो अगर हम उनको ये पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन लेके ही नहीं जाएंगे, तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, कि हम, क्योंकि वो मैं ही अपने अगेंस्ट काम, फिर वहां पे माउंटेन में उल्टा काम कर रहा है। तो पहला, अपना विश्वास आपकी सफलता की तरफ। और हमेशा ये अबेंडेंस की सोच रखिए। बहुत हिंदुस्तान में आज आरपी सिंह जी भी बात कर रहे थे, रजनीश चोपड़ा की एक स्पीच थी, उन्होंने कहा कि आप 10,000 फैमिलीज के बारे में सोचिए, कि क्या आप 10,000 फैमिलीज को टच कर सकते हैं, 10,000 फैमिलीज की लाइफ में कुछ आपका दखल हो सकता है उनकी लाइफ को बेहतर बनाने में। तो उन्होंने कहा अगर 10,000 हो जाएंगे तब क्या है, 10,000 और है। वो 10,000 हो जाते हैं और क्या है, 10,000 और हैं। आप ये सोचिए तो कि इंडिया में लोगों की ही तो कमी नहीं है, अबंडेंस तो सबसे ज्यादा लोगों की है। 1 अरब 40 करोड़, 140 करोड़ लोगों में से 10,000 लोग माइनस करिए, कितने लोग बच रहे हैं? आप सोच के देखिए, कितने लोग अभी इस मीटिंग के बीच में, आज की डेट में कितने लोग 18 साल से ऊपर हो गए, है ना? तो एहसास करिए इस बात का कि लोगों की तो कमी है नहीं। हमें 5 7 8 9 10 लोग चाहिए,
हमें उनसे बात करनी है, वहां से हमें मिलेगा। और चैलेंजेस तो आएंगे, बट चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस आर द स्टेपिंग स्टोन। फेलियर्स भी आएंगे, दे आर द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। तो मैंने जो बात कही थी आपसे कि अगर कोई मना करता है तो उसको फेलियर मत समझिए, उसको एक सीखने का अवसर समझिए। हाउ कैन आई लर्न फ्रॉम दिस? कैसे अगली बार और बेहतर कर सकते हैं? फिर किसी से मिलिए। आप लगातार जब मिलते रहे भाई, 1,000 अगर वो बैठ गए होते 3-4 लोगों को अपनी रेसिपी दिखा के, 60 साल की उम्र थी, 60 के ऊपर के थे, कर्नल सैंडर्स, मना कर दिया, सबने मना कर दिया, अरे बैठ गए होते तो आज कहाँ होते? हम्म। नहीं, नहीं। नए से बात क्यों? क्योंकि अपनी रेसिपी पे विश्वास था, अपनी चीज पे विश्वास था। आपका विश्वास है कि नहीं? है ना, कि आपका विश्वास हिल जाता है छोटी सी बात पे। है ना, किसी ने कुछ कह दिया, आपका विश्वास हिल गया। अरे भैया, अपने पहले अपने विश्वास पे काम करिए। पहले ये देखिए कि क्या ये प्रोडक्ट मेरे घर में यूज हो सकता है, रेगुलर यूज हो सकता है। अगर प्रोडक्ट आपको घर में यूज हो सकता है, आप यूज कर सकते हैं, तो इस बिजनेस में हमेशा आपको फायदे की उम्मीद रहेगी, कभी नुकसान का डर नहीं होगा। हाँ, अगर आपके घर में एक भी प्रोडक्ट नहीं यूज हो सकता है, तो मैं कहूंगा फिर तब आपके लिए शायद बिजनेस नहीं है। अगर आपको लगता है एक भी प्रोडक्ट मेरे काम का नहीं है, तो भैया पहले आप अपने घर से शुरू करिए। अगर आपके घर में प्रोडक्ट यूज हो सकता है तो फायदा होगा, आपका फायदे की उम्मीद है, नुकसान का डर नहीं। क्यों? क्योंकि भाई एक प्रोडक्ट, एक एक प्रोडक्ट से लोग डायमंड चले जाते हैं। है ना, तो रोज का डिसिप्लिन आपका स्लाइड एज बनाता है। एक रेगुलर कम्युनिकेशन, एक पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर रोज काम, जैसे आज आप ये रात में बैठे हुए हैं, और पूरे यूज करना प्रोडक्ट को, और पूरे जोश के साथ शेयर करना अपना जो भी फायदा हो। जो मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ, और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा, और उस स्टोरी के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। कि मैं आज आपसे A70 की बात कर रहा हूँ, और A70 की जब हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है आपको लगे कि यार ये बहुत बड़ी, मतलब डायमंड शिप बहुत भारी बात कह रहे हैं, इतना बड़ा टारगेट है, अचीव हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि उस बड़े टारगेट को देखिए, लेकिन उस बड़े, सिर्फ उस बड़े टारगेट को मत देखिए, अपने रोज के छोटे छोटे एक्शन को देखिए। मैं आपसे शेयर करता हूँ माइलो ऑफ क्रोटॉन की स्टोरी। माइलो ऑफ क्रोटॉन क्या था? कि उस वो एक पहलवान बनना चाहता था। माइलो एक बच्चा था जो एक पहलवान बनना चाहता था। तो और उसकी कहानी इसलिए फेमस है कि अगर ये फोटो आप देख रहे होंगे, तो उसने अपने कंधे पे पूरा एक भारी भरकम वो बैल उठा लेता था। तो लोग बड़े उससे वो करते थे कि यार कितना बड़ा पहलवान है, कितना बड़ा बैल उठा करके अपने कंधे पे घूमता है ना। उसने बचपन में क्या किया, उसने एक नया बच्चा जब पैदा हुआ था, एक नया बछड़ा था, उसको अपने कंधे पे उठा के घूमना शुरू किया। पर उसने एक काम, जो सबसे बड़ा काम किया, वो ये किया कि ऐसा एक दिन नहीं किया, उसने रोज ये काम करा। हर दिन वो बछड़े को उठाता था और चलता था। और उससे क्या हुआ, रोज वो बछड़े का वेट बढ़ता था धीरे धीरे, और रोज उसकी मसल बिल्डअप होती थी उसी हिसाब से। उसने एक भी, अगर वो 2 साल के लिए छोड़ देता और फिर उठाता तो शायद नहीं कर पाता, पर उसने किसी भी दिन मिस नहीं किया। हर दिन उस बछड़े को अपने कंधे पर उठाया। और जब वो बछड़ा बैल बन गया, विशाल बैल बन गया, तो वो उसके लिए वो बछड़ा ही था, क्योंकि वो तो वही बछड़ा था जिसको वो तब से उठा रहा था, जब से वो छोटा सा बछड़ा था। तो उसके लिए तो इट वॉज लाइक कि यार ये तो वही बछड़ा है जिसको मैंने डे 1 पे उठाया था, और आज भी वही है। पर वो लोगों के लिए वो अपने समय का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। बेसिक ये बिजनेस के अंदर भी यही सेम लागू होता है, यही सिद्धांत लागू होता है कि आपके हर दिन के छोटे छोटे प्रयास, एक नए ग्राहक को ढूंढना, एक नए प्रोडक्ट को शेयर करना, एक टीम वाले से बात करना, आपकी सफलता की नींव रखते हैं। आपको धीरे धीरे छोटी छोटी आदतें आपको भी वहां ले जाती हैं। जैसे जिस तरह से एक बड़ा बैल उठाना मुश्किल है, ऐसे ही हो सकता है अगर आपको आज देखें, आप सोचें, तो आपको मुश्किल लगे कि कैसे हो सकता है, लेकिन रोज अपने स्ट्रक्चर के लिए काम करना, रोज लोगों से बात करने से आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपने इतना बड़ा बैल अपने कंधे पर उठा लिया। हाथी को कैसे खाया जा सकता है? 1 बाइट एट अ टाइम। सेम उसी तरह से बड़ा टारगेट अचीव किया जा सकता है, अगर उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया जाए और रोज उसके ऊपर काम किया जाए। मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा, मैं आपको मोटिवेट करना चाहूंगा, मैं आपको
रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस बिजनेस को समझिए, जानिए, एक्सपीरियंस करिए। आपका एक्सपीरियंस अगर पॉजिटिव है तो इस बिजनेस में आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर पॉजिटिव नहीं है तो पहले अपने अपने फेथ ले काम करिए, अपने कॉन्फिडेंस ले। क्योंकि जब तक confidence नहीं होगा, आपको विश्वास, तब तक किसी और से बात करने से कोई फायदा नहीं। तब तक आप जो आपका इन कह सकते हैं, अ, अ, कह सकते हैं अपना अविश्वास लोगों के साथ बांटेंगे। आप आपको अपना विश्वास लोगों के साथ बांटना है। 2-4 मिनट कोई क्वेश्चन हो, कोई कुछ बात करना चाहता, कोई टॉपिक पे डिस्कस करना चाहता तो 1 आध मिनट में बात करते हैं। तो और नहीं तो फिर अ, कोई, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। जी। हाँ, ये तो मुझे लगता है कि लगभग बातचीत हो चुकी है। मैं चलते चलते, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आप इस स्पेशल, इस अमेजिंग टीम का हिस्सा हैं। और मुझे आने वाले, आपकी टीम के लीडर्स भी हमारे बड़े क्लोज, हम लोग वर्क करते हैं। आपकी टीम और हमारे सैम और मैम भी कॉमन है ना। जयदेव, ये दो लोग ऐसे हैं, आज कंपनी की तरफ से लिए भी कह सकते हैं हम इनका साथ मिल करके काम कर रहे हैं, और आप भी इनके साथ मिल करके काम कर रहे हैं। टीम बहुत जरूरी होती है, लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप ऐसे लीडर्स के साथ हैं जिन्होंने मतलब सारे बावजूद ये खड़े हैं इस साथ में। ये और ये तीनों लोग एक कह सकते हैं पावर ऑफ यूनिटी, एक पावर ऑफ रिजिलियंस, एक पावर ऑफ कह सकते हैं एक विजन के साथ ये लोग खड़े हैं। और ये हमको पावर देता है। इनका इनका ये साथ रहना, इनका ये एक्साइटमेंट, ये इनकी एनर्जी, ये इनका विजन और ये इनका कमिटमेंट इस बिजनेस और इस अपॉर्चुनिटी के लिए हमको वो विजन देता है कि हम, और ये एहसास कराता है कि हाँ, क्या ज़बरदस्त ये टीम है। हमने आरपी सिंह जी को वादा किया है कि कभी भी हमको ये फिजिकली या डिजिटली जब भी हमें ये, और हमारी टीम में जितेंद्र जी, अजीत जी, किसी को भी कभी भी ये याद करेंगे तो हम लोग इस टीम के साथ हमेशा खड़े हैं। और मैं आप सारे लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आपको भी वो निर्णय लेना है, और आपको भी वैसे इनके साथ खड़ा होना है जैसे कि ये आपके साथ खड़े हैं। एक बच्ची एक बार क्रॉस कर रही थी और उसने अपने पापा से कहा, पापा मेरा हाथ पकड़ लीजिए। उसने कहा, अरे तुम मेरा हाथ पकड़ लो। कहता, नहीं आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। तो उसने कहा कि अरे इसमें क्या फर्क पड़ता है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं या तुम मेरा हाथ पकड़ो। तो उसने कहा कि नहीं पापा, अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगी और मुझे डर लगेगा तो शायद मैं आपका हाथ छोड़ दूं, लेकिन मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि अगर आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये वो अप्लायंस हैं जो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए इनका हाथ मत पकड़िए, इनको अपना हाथ पकड़ा दीजिए, और देखिए कैसे ये आपको आपके साथ A70 की जर्नी करते हैं। A70 की जर्नी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो तब होगी जब आपका सपना उसके साथ आप लिंक करोगे। रीजन आपके होंगे, कारण आपके होंगे। एमवे तो ये जस्ट एक एक कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा आपके सपनों को पूरा करने के लिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बैक टू होस्ट। नितेश जी, इट वॉज एन अमेजिंग अमेजिंग टॉक। और मैं 2 मिनट चाहूंगा और आपका समय, लेकिन मैं चाहता हूँ मास्टर ऑफ सेरेमनी को ये माइक दिया जाए। सो ओवर टू ब्रिजेश। थैंक यू नितेश जी, सो ब्लेस्ड ऑफ यू। इतना बढ़िया आपने, मतलब सरस्वती जो आपके वाणी में थी वो आपने हम सबको दिया, और अमृत की तरह वो गई हमारे दिल में। और ये मीटिंग रियल में एक हिस्टोरिकल मीटिंग होगी। आने वाले टाइम में इस बिजनेस में जो डायमंड होंगे वो इस मीटिंग को जरूर याद करेंगे। ये आपने कुछ कहा था। इसी में मैं थैंक्स के लिए सबसे पहले बुलाना चाहूंगा हमारे जो सबसे लवली डायमंड्स हैं, वीरेंद्र सर एंड प्रतिभा। वो 2 शब्द कहेंगे नितेश जी के लिए। सर, वीरेंद्र सर। थैंक यू ब्रिजेश। थैंक यू सो मच नितेश जी। आपको सुनना और लग रहा था कि अभी और मीटिंग चलनी चाहिए, कम से कम अगले 1 घंटे जरूर।
बट टाइम के वजह आपको खत्म करना पड़ा। आपकी स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग है। स्टोरी कहते कहते आप बहुत सारे मैसेज दे दिए, और आपने जो पूरी बात कही, चाहे कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में हो, चाहे माइंडसेट के बारे में हो, और छोटे चाहे एक्स्ट्रा माइल चलने के बारे में हो, उसको इतने सरल ढंग से और इतना इजी वे में आपने समझा दिया कि लोगों के दिल में, जो ब्रिजेश कर रहे थे, लोगों के दिल में बात चली गई। और हमारे समझ से इस मीटिंग से बहुत सारा फायदा लोगों को होने वाला है। थैंक यू सो वेरी मच। और हम आपको से लगता ही नहीं कि आप की फैमिली के पार्ट न हो। साथ ऐसे जब तो चाहे किसी तरह की मीटिंग हो तो आंखें जैसी रहती है, कहाँ है भाई, कहाँ है लोग, ग्रुप वालों को उनसे मिला जाए। तो अमेजिंग टॉक, एंड वी आर रियली वेरी थैंकफुल फॉर योर टाइम एंड फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी वेरी मच। और इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो नेक्स्ट डायमंड लीडर हैं, जिनका विजडम बहुत बड़ा है, उनको मैं बुलाना चाहूंगा, मिस्टर दिनेश कंडवाल एंड उषा मैम। Thank you so much, Brijesh, for wonderful hosting. And thank you, Nitesh ji, for such a wonderful talk. आप पूछ रहे थे कि कोई सवाल हो, सारे सवालों का जवाब मिल चुका है और बहुत क्लैरिटी के साथ मिल चुका है। क्योंकि बेसिक्स पे, बैक टू बेसिक्स पे हम भी बात करते हैं, लेकिन जितने पावरफुल तरीके से आज आपने बैक टू बेसिक्स की जो इम्पोर्टेंस है, उसका अभी सिचुएशन, करंट सिचुएशन के हिसाब से जो जरूरी है, उसके बारे में जो एग्जाम्पल दे के आपने बात की है, तो दैट वाज अमेजिंग। और डेफिनेटली हमारे पूरी टीम को इससे एक क्लैरिटी और विजन तो मिला ही है, बट एक कॉन्फिडेंस भी मिला होगा। और बाकी आपकी स्टोरी बहुत अमेजिंग है। मैं नितेश जी से पहली बार जब मिला था, इनके चर्चे तो बहुत पहले से थे, सनसनी जैसे होता है ना कि एक नया सुपरस्टार आया है बॉलीवुड में, तो एक सनसनी से होती। तो नितेश जी उस जमाने के सनसनी हुआ करते थे, 1999 की बात कर रहा हूँ मैं, 2000 के आसपास। तो बड़ा नाम था नितेश दीक्षित, यंगेस्ट डायमंड, डैशिंग पर्सनालिटी, बढ़िया जबरदस्त। लखनऊ क्लोजिंग के लिए हम लोग गए हुए थे, मैं उस समय गोल्ड प्रोड्यूसर था, ये एमरल्ड थे नितेश जी। क्रीम कलर का सूट इन्होंने पहना था और यही रहता था कि भाई नितेश जी कहीं दिख जाए। तो ये चांस की बात है, तो लखनऊ जो एमवे सेंटर था, तो जब नितेश जी आए तो फटाफट गेट वेट खुल गए सारे, जैसे वीवीआईपी के तौर पे, क्योंकि उस जमाने में भीड़ बहुत होती थी। एमवे सेंटर के अंदर घुसना मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत ही बड़ी अमेजिंग चीज होती थी। तो ये आए सुपरस्टार की तरह फटाफट सीधा ऑफिस के अंदर, और इनके पीछे पीछे हम भी हो लिए, तो मौके का फायदा उठा के। तो बहुत यादें हैं, बहुत जबरदस्त हमारे हैं बिजनेस से रिलेटेड। और खासकर हम बहुत इंजॉय करते हैं जब मिलते हैं मीटिंग्स में, एएलएस में, और किसी भी फोरम पे हम जब मिलते हैं। तो नितेश दीक्षित जी और अब दोनों के साथ जैसे हम भी बचते हैं, हालांकि हम लोग थोड़ा सा अ, उम्र में थोड़ा बड़े हैं, लेकिन सब बातें वही होती हैं, बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें, बच्चों जैसे मुलाकात और गपशप और सारी चीजें, वो प्रिविलेज मिलता है वो एंजॉय करने का। तो बहुत जबरदस्त रहा आज का सेशन, और आपको सुन के बहुत ही जबरदस्त मजा आया। ऐसा लगता था कि सुनते ही चले जाए, बट समय की बाध्यता की वजह से जितना भी हमको मिला ये बहुत अमेजिंग था। So thank you so much for being part of this team this evening, and it was really wonderful and great talk. And इससे इस पूरी टीम को बहुत ही लोग अपने गोल सेट करेंगे। So thank you so much your time and value inspiration. Thank you so much. Back to the host. थैंक्स अलॉट। बहुत एसोसिएशन है इस यहाँ पे रहे हैं, क्योंकि उनको इस बिजनेस, इस और बट इट इज द रिलेशनशिप ऑफ। और मैं अब जो मेगा डायमंड है, जिनकी वजह से ये स्पीकर हमें सुनने के लिए मिले, चार Yes, Brijesh, for hosting.
और नितेश जी के लिए इतनी स्टोरियां हैं, इतनी मेमोरीज हैं, टच है, फील है, इनके बारे में बताएंगे तो और सेमिनार हमने कर दिया नितेश एंड अंकिता के ऊपर, है ना। नितेश जी हमारे ये क्यों मानते हैं कि ये मेरा फैमिली है, क्योंकि इनका और मेरा गांव बिल्कुल आसपास में है, देवरिया में, है ना। तो क्यों ना इनको हमसे प्यार और रिस्पेक्ट जो भी होता है ना, वो जैसे भी दिनेश जी बोल रहे थे ना, उम्र में हम लोग बड़े हैं इनसे, तो ये उस बात को बिल्कुल कहते हैं ना, वो रिस्पेक्ट भी देते हैं और प्यार भी करते हैं। लेकिन नितेश दीक्षित का मैं जो कहते हैं ना वो चरिश्मा जो है लखनऊ में मैंने एक सेमिनार, एक्चुअली मैं अपनी पूरी टीम को लेके गया था इलाहाबाद से, तो दैट वाज माय फर्स्ट सेमिनार रूबरू हुआ। और मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि द पावर ऑफ सेमिनार एंड द पावर ऑफ एडिफिकेशन, मतलब इनको स्टेज पर लाने से पहले इतनी रॉकी म्यूजिक बजाई गई, तो मुझे लगा ये कौन आने वाला है भाई, है ना। बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम इनको मिलने वाला था। एंड जब ये स्टेज पे आए और जब इन्होंने कहते हैं ना कि जब सक्सेस बहुत बड़ी होती है तो कुछ लोगों के दिमाग में आ जाता है, और कुछ लोग जब सक्सेस बहुत बड़ी करते हैं और वो उनके दिल में आ जाता है। तो जब इनकी स्टोरी हमने सुनी और द वे ही वाज ट्रांसमिटिंग द एनर्जी, वो पूरा स्टेज ही ऐसे लग रहा था जैसे रेजोनेट कर रहा हो, है ना। और बहुत सारी चीजें, मतलब हमारी पूरी टीम एक्साइटेड हो गई। और आप बिलीव नहीं करोगे कि उस सेमिनार से और अगले सेमिनार जब मैं लखनऊ का प्रमोट किया तो हमारे नंबर डबल हो गए। सो दैट इज द पावर ऑफ लीडरशिप, दैट इज द पावर ऑफ ह्यूमिलिटी, दैट इज द पावर ऑफ कास्टिंग द विजन। तो नितेश जी के अंदर वो विजन कास्ट करने का, बहुत छोटे समय पे इन्होंने बात किया, लेकिन इन्होंने हम लोगों के लिए प्यार से अवेलेबल हैं। जी की आज अंकिता जी की बहुत बड़ी मीटिंग थी, पर हमारी एक्साइटेड थी उनको भी सुनने के लिए। बट वी आर गोइंग टू लिसन हिम, एंड एक डिजिटल सेमिनार में 3 हम लोग इनको पुनः सुनने वाले हैं। आज ही हमने ये प्रस्ताव रख दिया आप सब लोग के सामने। तो मैं चाहता हूं इस मीटिंग के लिए कि इट हमेशा याद रखी जाएगी, ये फर्स्ट डिजिटल मीटिंग जो नितेश जी ने अपनी टीम के लिए किया, राइट। सो थैंक्स, थैंक you very much. So over to our powerful master of ceremony. Thank you. With your permissions, I would like to thanks Nitesh ji once again. और आप ऐसे ही हमें प्रॉमिस करते रहें और ऐसे ही उनको बुलाते रहें ताकि सबका बिजनेस बढ़े। और अनसेल्फिश टॉक, जो बिना किसी मतलब भेदभाव के उन्होंने बहुत अच्छा टॉक दिया। और कल मॉर्निंग हम मिलेंगे सुबह सवेरे में, तो आप सब बहुत अच्छे ऑडियो पर अपने लिए क्लैप कर सकते हैं। एंड थैंक